हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 33वां वीडियो है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख जंगल सत्याग्रह, इसके अलावा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी के द्वितीय आगमन के बारे में प्रमुख प्रश्न की चर्चा करेंगे। इन सभी टॉपिक में जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके अलावा इसके आसपास जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का मतलब क्या है, इसका मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। जंगल सत्याग्रह का मतलब है कि यहाँ पे जो लोकल जनजातियाँ थी, जो ट्राइब्स हुआ करती थी, उनका जीवन जंगल पे ही आधारित होता था। जंगलों पे ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत होता था। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने जंगल के उपयोग पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। आदिवासियों के या जनजातियों के कल्चर पर उन्होंने अपने कल्चर थोपने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और लोग जो है वो जंगल के जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। इसी को कहा गया है जंगल सत्याग्रह। अब इस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई है, या क्या क्या कार्यक्रम इसमें लागू किए गए और कौन कौन से प्रमुख नेता हैं, इन कुछ बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्य रूप से आपको अगर बहुत ब्रीफ में जानना है तो जंगल सत्याग्रह का नाम, जंगल उस सत्याग्रह का स्थान और नेता, इन 3 बिंदुओं से ज़्यादा करके प्रश्न पूछे गए हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक इवेंट अगर है तो उसमें वर्ष भी पूछा गया है। ठीक है, तो यही 4 बिंदु हैं जहाँ से जंगल सत्याग्रह संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक करके इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते चलते हैं। सबसे पहले है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। स्थान है धमतरी जिला और नेतृत्व करता थे नारायणराव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुराम जगताप। वैसे हमको इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करनी है डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ हमको बहुत ब्रीफ में सिर्फ सत्याग्रह का नाम, स्थान और नेता का नाम देखना है। मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह बालोद जिले से है और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेता थे। असल में ये पोड़ी है, मोहबना पोड़ी। अगला है घोंघाडीह, ये हुआ है बालोद जिले में। और मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम, लाटी, संसारी, ये कुछ प्रमुख नेता थे। हालांकि यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछा नहीं गया है, जहाँ महत्वपूर्ण है मैं उसी की चर्चा करते चलूँगा। अगला है रुद्री नवा गांव 1930 में धमतरी में, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाले और नथुराम जगताप। अगला महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तमोरा 1930 में, प्रमुख नेता है शंकरलाल गनौद वाले। महासमुंद में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ है। इसके अलावा छुई खदान के बारे में प्रश्न पूछा गया है। छुई खदान जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव में है और समारू बरई इसके प्रमुख नेता थे। यही कुछ प्रश्न हैं जो कि ज़्यादा करके रिपीट हुए हैं। जंगल सत्याग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ये अलग अलग 3 चरणों में हुए हैं। एक तो है असहयोग आंदोलन के दौरान, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और सविनय अवज्ञा के बाद में कुछ छोटे छोटे आंदोलन हुए हैं। इन सभी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के समय पहली कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, और तीसरा है आपका सविनय अवज्ञा के बाद। मुख्य रूप से जो प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं वो है नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हमको डिटेल में देखना है, कौन कौन प्रमुख नेता थे, क्या क्या उसमें कार्रवाई हुई है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गट्टा सिल्ली, मोहबना पोंडी गांव और रुद्री नवा गांव, इसके अलावा तमोरा जंगल सत्याग्रह, ये कुछ प्रमुख है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एक एक करके इनका लोकेशन अगर देखा जाए तो बिलासपुर में है पोड़ी गांव, जो कि सीपत के आसपास है। एक था बांगाखार, जो कि वर्तमान कहाँ पे आएगा, यह आएगा वर्तमान आपका कोरबा में। ठीक, इसके अलावा पकरिया, इसके अलावा बेमेतरा में भी कुछ महत्वपूर्ण है। बेमेतरा में आपके बेमेतरा जो कि उस समय दुर्ग जिले के हिस्सा हुआ करता था। ठीक, बेमेतरा में भी एक जंगल सत्याग्रह हुआ है। छुई खदान जो कि वर्तमान किस जिले में आएगा, यह आ जाएगा आपका वर्तमान राजनांदगांव में। ठीक, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी में। ठीक, नगरी में ही गट्टा सिल्ली और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह भी हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम देखते चलते हैं।
मैप में लोकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा स्पेसिफिकली यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, मैप आपको जंगल सत्याग्रह के में मैप का शायद उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, बाकी बिंदुओं में हो सकता है, बाकी टॉपिक में हो सकता है। जंगल सत्याग्रह में मैप का यूज़ सिर्फ लोकेशन याद करने के पर्पज़ से हो सकता है, अदरवाइज मैप में कभी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। जंगल सत्याग्रहों में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो सत्याग्रह का नाम, स्थान, नेता और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट प्रायोरिटी में आप याद कर सकते हैं, तो वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है? धमतरी में। कब हुआ है? 1930 में, जून 1930। और प्रमुख नेता थे नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 बालोद जिले में। ठीक है, बालोद के बारे में जैसे मैंने बताया कि पहले ये दुर्ग का हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय जब बालोद नहीं बना था तो हम इसको दुर्ग में पढ़ते थे, अब बालोद जिला याद रखिएगा। नेता हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, इनका नाम कई बार पूछा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल बालोद जिले से हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा घोंघाडी के बारे में वैसे पूछा नहीं है। 1930 में ज़्यादातर जो आपके आंदोलन है वो लगभग 1930 के आसपास हो रहे हैं, तो इसमें ईयर पूछने की संभावना बहुत रेयर केस में होती है, और बहुत जो बड़े लेवल के जो सत्याग्रह हैं जैसे कि गट्टा सिल्ली, मोहबना पोड़ी, ये महत्वपूर्ण थे, ये थोड़ा बड़े स्तर पर इनमें कार्रवाई हुई थी, इस वजह से यहाँ पर वर्ष पूछा जा सकता है। अदरवाइज ज़्यादा करके सभी में 1930 के आसपास ही आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो घोंघाडी के बाद पोड़ी गाँव 1930 में, पोड़ी गाँव सीपत बिलासपुर में, नेता थे रामाधार दुबे। रुद्रीनावा गांव, ये महत्वपूर्ण है, 1930 में धमतरी में। और नेताओं के नाम देखें तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, इसमें एक और चीज़ पूछा गया है कि किस आंदोलन में पुलिस ने गोली चालन किया था। तो रुद्रीनावा गांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस को इस सत्याग्रह को दबाने के लिए गोली चालन करना पड़ा है। ठीक है, और इसी गोली चालन में एक व्यक्ति हैं सिंधु कुमार और एक व्यक्ति हैं रल्लू, इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि इन व्यक्तियों के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इवेंट महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है कि किस जंगल सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने गोली चालन किया था। ठीक है, तो रुद्री नवा गांव धमतरी में पुलिस ने गोली चालन करके इस आंदोलन को या इस सत्याग्रह को दबा दिया था। बेमेतरा में विश्वनाथ तामस्कर, लभरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद में है, और इसके नेता के बारे में पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर प्रश्न और एग्जाम का नाम और वर्ष नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, जिला और नेता का नाम। अरिमर्दनगिरी महासमुंद, लभरा जंगल सत्याग्रह। ठीक, ये जंगल सत्याग्रह गोंड जनजाति के द्वारा किया गया है, ये अगले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। लभरा जंगल सत्याग्रह गोंड आदिवासियों के द्वारा किया गया है महासमुंद क्षेत्र में, प्रमुख नेता थे अरिमर्दन गिरी। नेक्स्ट है तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में, 1930 में हुआ है। तमोरा कहाँ पे है? महासमुंद में, और प्रमुख नेताओं के नाम यति रतनलाल, शंकर राव गनौदवाले, भगवती प्रसाद मिश्र। यहाँ पे भी नेता हैं अरिमर्दन गिरी। इस जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता तो थे यति रतनलाल, शंकर राव गनौदवाले और भगवती प्रसाद मिश्र। इसके अलावा इस जंगल सत्याग्रह के लिए डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे अरिमर्दन गिरी। अब ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है अरिमर्दन गिरी के बारे में, तो इनका नाम याद रखिएगा, एक जगह डिक्टेटर के रूप में है और एक जगह नेता के रूप में है। तमोरा जंगल सत्याग्रह में डिक्टेटर के रूप में है, और इससे पहले हमने जहाँ देखा था लभरा जंगल सत्याग्रह में ये नेता के रूप में है। ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद अरिमर्दन गिरी, और तमोरा जंगल सत्याग्रह ये भी महासमुंद में है, लेकिन यहाँ पे डिक्टेटर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें विशेष क्या है तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में? कुछ और चीज़ें हैं जो कि पूछे गई हैं एग्जाम में, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे एक बालिका का चर्चा होता है, बालिका का नाम है दयावती। दयावती ने इस तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, इस घटना को दयावती का शौर्य के नाम से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा,
ये जो इवेंट है इसे कहा गया है दयावती का शौर्य। दयावती का प्रश्न पूछा गया है, दयावती का शौर्य किस सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, तो इन्होंने एक पुलिस अधिकारी को, जो कि भारतीय पुलिस अधिकारी थे, भारतीय कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सेना में अब सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स तो नहीं थे, वो क्या करते थे, यहाँ के जो लोकल पढ़े लिखे लोग थे, जो युवा थे, उनको भी पुलिस में भर्ती करते थे या सेना में भर्ती करते थे। तो एक व्यक्ति थे जो कि सेना के उच्च अधिकारी, पुलिस में उच्च अधिकारी थे, जो कि भारत के ही व्यक्ति थे, भारतीय व्यक्ति थे। वो तमोरा जंगल सत्याग्रह को दबाने के लिए और इस आंदोलन का दमन करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो बालिका होती है ये उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देती है कि आप भारतीय होकर भी भारतीयों का साथ नहीं दे रहे हैं। ये इस बात का गुस्सा था उनको, और दयावती ने उस व्यक्ति को, जो पुलिस अधिकारी थे, उनको तमाचा मार दिया था। ये जो इवेंट है इसको दयावती का शौर्य के नाम से जानते हैं। किस जंगल सत्याग्रह से संबंधित है? तमोरा जंगल सत्याग्रह, जो कि महासमुंद में हुआ है, इससे संबंधित है। अगला है पकरिया जंगल सत्याग्रह। इसके बारे में याद रखना है 1930 में ही हुआ है और अयोध्या प्रसाद जैन इसके नेता हैं। स्थान, अब जब जिलों का बंटवारा हो रहा है अलग से, तो याद रखिएगा अब ये पकरिया जंगल सत्याग्रह जांजगीर चांपा आंसर लेना है। अगला है ईद खार, ये हुआ है बिलासपुर में, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है बांधा खार। बांधा खार है कटघोरा कोरबा में, 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ है और प्रमुख नेता थे मनोहर लाल शुक्ल। ठीक है, प्रमुख नेता थे मनोहर लाल शुक्ल। बांधा खार कटघोरा कोरबा 1930, मनोहर लाल शुक्ल। इसके अलावा नेक्स्ट जंगल सत्याग्रह है छुई खदान, महत्वपूर्ण में अगला है छुई खदान जंगल सत्याग्रह। ठीक है, छुई खदान कहाँ पे है? खैरागढ़, छुई खदान गंडई। वर्तमान जिला अगर पूछा जाए तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और 1938 में यह जंगल सत्याग्रह हुआ है। इसके अलावा समारू बड़ई, ये इसके प्रमुख नेता थे। अगला है बदरा टोला। बदरा टोला 1939 को हुआ है, राजनांदगांव में हुआ है और रामाधीन गोंड इसके प्रमुख नेता थे। ठीक, और इसी बदरा टोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गोंड शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की छुई खदान व बदरा टोला राजनांदगांव रियासतों और जमींदारियों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुए हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में, किस संस्था के नेतृत्व में बदरा टोला में जंगल सत्याग्रह हुए हैं। स्थान तो आपको पता चल गया, राजनांदगांव में है। तो यहाँ पे स्टेट कांग्रेस के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में यहाँ पर आपका जंगल सत्याग्रह कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लोकेशंस थे जहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुए हैं। इसके अलावा एक रैंडम सा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है कि जो वर्तमान शहर हैं उनके पुराने नाम क्या थे। ठीक है, तो इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी चर्चा कर चुके हैं। प्रमुख नगर और प्रमुख उनके उस शहर को या उस स्थान को बसाने वाले लोगों के नाम, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कहीं पे नहीं पढ़ा है, लेकिन इंडिविजुअली हमने सभी के बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, वर्तमान नगरों के हिसाब से देखा जाए तो मल्हार, जो कि बिलासपुर में है, इसको स्थापित किया था किसने? प्रसन्न मात्र ने, शरभपुरी वंश के थे। इसका पुराना नाम था प्रसन्नपुर या मल्हारी पत्तनम। अगला है दुर्ग। दुर्ग, इसका प्राचीन नाम भी दुर्ग ही था और इसकी स्थापना किया था दुर्गराज या मनमात्र ने, जो कि शरभपुरी वंश के थे। अगला है सिरपुर। सिरपुर का पुराना नाम था चित्रांगतपुर या श्रीपुर। इसको भी शरभपुरी वंश ने ही स्थापित किया था, महासुखदेव राज ने। अगला है खरौद। खरौद का पुराना नाम इंद्रपुर या खादिरप्रद और इंद्रबल ने इसको स्थापित किया था। रतनपुर, इसका पुराना नाम हमने कई नाम देखा है, रत्नपुर था, मणिपुर था, कुबेरपुर था। ठीक है, इसके अलावा जांजगीर, इसकी स्थापना किए थे जाजल्य देव ने। इसका पुराना नाम था जाजल्यपुरी या जाजर नगरी। तखतपुर, तखत सिंह ने स्थापित किया था। राजपुर, राज सिंह ने। रायपुर, रामचंद्र देव ने स्थापित किया था अपने पुत्र के नाम पर। और बस्तर, बस्तर का पुराना नाम था भ्रमरकोट। ठीक, यही कुछ बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग टॉपिक में हमने एक साथ भले डिस्कस ना किया हो, लेकिन इंडिविजुअली हम कहीं ना कहीं पे इनकी चर्चा कर चुके हैं।
इसके अलावा बहुत सारे स्थानों के नाम और उनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं। आप एक बार इनको चाहें तो रीड कर सकते हैं। इसमें से जो पूछे गए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता पे रख सकते हैं, जैसे कि पंडरिया जमींदारी, इसका पुराना नाम था मुक्तापुर प्रतापगढ़, ठीक है, या मुकुटपुर। पंडरिया जमींदारी का पुराना नाम क्या था? मुकुटपुर या मुक्तापुर। इसके अलावा हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका सेकंड फेज। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका फर्स्ट फेज शुरू हुआ था 1930 में। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने चर्चा किया कि कई सारे कार्यक्रम लागू किए गए थे गांधी जी के द्वारा। अलग अलग स्थानों पे लोग अपने अपने तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, आज़ादी चाहते थे और आज़ादी के लिए हर तबके के लोग, हर एक वर्ग के लोग प्रयासरत हो चुके थे। इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेजों ने, एक व्यक्ति हैं, इनका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन से कहा कि आप गांधी जी को कहिए कि वो इस आंदोलन को वापस ले लें, और साथ ही वो इरविन जो है वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करें कि वो गांधी जी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। असल में ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1930, 1931 और 1932। इन 3 वर्षों में अलग अलग 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए हैं ब्रिटेन में, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो फर्स्ट वाले में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था भारत में। तो इरविन ने कहा गांधी जी से कि आप गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कीजिए, आपकी कुछ शर्तें हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी थी, उसकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आपकी कुछ शर्तें हम मान लेंगे, आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाइए, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन में आइए, आपके जो विचार हैं, आपकी जो भी मांगे हैं वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो गांधी जी ने वहाँ पर शामिल होना, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना स्वीकार किया, और साथ ही कुछ समय के लिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक। उसके बाद में गांधी जी पहुँचे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड नंबर का था, ठीक है। गांधी जी पहुँचे ब्रिटेन 1931 में। उस बैठक में जब गांधी जी शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि ये बैठक जो है वो सिर्फ एक नाम मात्र का बैठक है, मतलब वहाँ पे उनकी बातों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, उनकी जो भी डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं किया गया। तो गांधी जी नाराज़ होकर के वापस आ गए, और वापस आने के बाद इन्होंने गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते को तोड़ते हुए, उस समझौते का उल्लंघन करते हुए फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में शुरू कर दिया गया था। अब मतलब 1930 में शुरू हुआ था, कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया था। फिर जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए, उसके बाद में उन्होंने सेकंड फेज का आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, ठीक। तो ये था बैकग्राउंड कि क्यों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 फेज में देखने को मिलता है। फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, इसके बीच में गांधी इरविन समझौता हो गया, और इसके बाद में जब समझौता का मतलब समझौते के बाद में गांधी जी ब्रिटेन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। वहाँ पे उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वापस आ गए। फिर सेकंड फेज इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। फर्स्ट फेज 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1931 में ब्रेक लगा दिया गया, फिर 1932 में सेकंड फेज शुरू हो गया, ठीक। इसके बारे में जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं कि गांधी जी ने जब सेकंड फेज का राउंड टेबल आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो उसके बाद उनको गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन करने की वजह से जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो जैसे ही गांधी जी जेल में गए तो उन्होंने यहाँ के जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको एक कार्यक्रम सौंप दिया कि आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित कीजिए। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित करने के लिए लोकल स्तर पर जो नेता थे उनको डिक्टेटर कहा गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो क्षेत्रीय नेता थे उनको डिक्टेटर कहा गया। तो सबसे पहले डिक्टेटर हुए हैं छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल को डिक्टेटर नियुक्त किया गया। डिक्टेटर कहने का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए लीडर, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल डिक्टेटर नियुक्त हुए और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कौन सा व्यक्ति डिक्टेटर नियुक्त हुआ है, कहाँ से नियुक्त हुआ है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक करके लोग डिक्टेटर के रूप में नियुक्त होते गए और पुलिस इनको गिरफ्तार करते चली जाती थी,
जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो 1932 में जब यहाँ पर डिक्टेटर नियुक्त होते हैं तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर के व्यक्ति आए शंकर राव गनौद वाले, बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तीसरे व्यक्ति आए पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से एक एक करके लगभग 8 लोग जो हैं वो डिक्टेटर के रूप में काम करते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल पहले डिक्टेटर थे छत्तीसगढ़ से, और 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। उस समय भारत का ही अभिन्न अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था 29 जनवरी 1932 को। सेकंड डिक्टेटर हुए शंकर राव गनौद वाले। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति डिक्टेटर था, या 4 नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति डिक्टेटर नहीं था। 3 नाम डिक्टेटर से उठा लेगा, 1 नाम कोई रैंडम उठा लेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो याद रखना है कि कौन कौन व्यक्ति डिक्टेटर के रूप में काम किए हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, सेकंड है शंकर राव गनौद वाले, तीसरे व्यक्ति हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, चौथे नंबर पे महिला हैं राधाबाई, प्रथम और एकमात्र महिला डिक्टेटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ से प्रथम और एकमात्र महिला डिक्टेटर श्रीमती राधाबाई, इनका नाम महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया है और जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 13 जून 1932 को। ठीक, इसके बाद में कुछ जनरल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इन्होंने क्या काम किया होगा, तो महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, इन सभी के लिए इन्होंने काम किया है, ये चीज़ स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो राधाबाई के बारे में 2-3 बिंदु याद रखना है। पहली और एकमात्र महिला डिक्टेटर हैं, रायपुर जिले में इन्होंने नेतृत्व किया है और 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये डिक्टेटर किस अभियान के दौरान बनी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकंड फेज था उस दौरान डिक्टेटर बन रहे थे सभी लोग। 5वें व्यक्ति हैं माधव प्रसाद परगनिया, 6वें व्यक्ति हैं रामनारायण मिश्र हर्षुल, अगले व्यक्ति हैं ब्रह्मदेव या बलदेव दुबे, और लास्ट व्यक्ति हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी। लक्ष्मी नारायण तिवारी अंतिम डिक्टेटर के रूप में काम करते हैं। ठीक, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर डिक्टेटर के रूप में काम किया है। इसके बाद धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है और सभी डिक्टेटर जो थे मतलब उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, जितने लोगों की गिरफ्तार किया गया था उन सभी को बारी बारी करके रिहा कर दिया जाता है। अब इस दौरान पूरे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, इसमें एक था किसान सभा का आयोजन। जनरल चीज़ें हैं, बहुत स्पेसिफिक इनमें डिटेल नहीं है। किसान सभा का आयोजन किया गया, मतलब किसान कहीं पे मीटिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पेशावर दिवस मनाया गया, पेशावर दिवस के बारे में चर्चा किए हैं। उस समय पेशावर अभी वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है पेशावर, उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उस समय भी पेशावर में भारत के लिए अंग्रेज विरोधी आंदोलन होने की वजह से पेशावर में अंग्रेजों की जो बर्बरता थी, जो जितने वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे उनको बर्बर तरीके से जो दमन किया गया था, उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ में भी लोग पेशावर के समर्थन में उतरे थे। इसी को कहा गया है पेशावर दिवस। अगला है रायपुर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। दुकानों के सामने धरना दिया गया। महिलाओं ने जो शराब की दुकान थे उनके सामने धरना दिया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट थे, बहुत सारे कार्यक्रम थे जो कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी चलाए गए थे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रायपुर में बहुत सारी जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसमें कुछ महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस वजह से कुछ लोगों का नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और केजा बाई। इनका नाम, हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, कि कौन कौन लोग
रायपुर से कौन कौन सी महिला नेताएं जो है वो रायपुर से शामिल थी, जो कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कार्य कर रही थी। ठीक है, इन सभी का नाम याद रखिएगा, केतकी, रुक्मणी, मंटोरा, मुटकी, फुटेनिया और केजाबाई। कहाँ से हैं? रायपुर से। ठीक, किस आंदोलन के दौरान ये लोग एक्टिवली कार्य कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में ये सभी एक्टिवली कार्य कर रहे हैं। अगला है कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त होने वाला था, उसी दौरान ये लोग जुलूस का आयोजन करते हैं, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। ठीक है, 1932 में अभी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड फेज चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने जुलूस निकाला है बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? प्रश्न यही पूछा है कि कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में। अगला है बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना, ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, अगला कार्यक्रम देखें तो वानर सेना का गठन। वानर सेना, मैंने बताया था, वानर सेना दो अलग अलग जगहों पे स्थापित किए गए हैं या गठित हुए हैं। एक तो था बिलासपुर में और दूसरा है रायपुर में। रायपुर में सेकंड फेज के दौरान, जबकि बिलासपुर में फर्स्ट फेज के दौरान गठित हुआ था। तो रायपुर में वानर सेना का गठन किया जाता है बलीराम दुबे के नेतृत्व में, और इसके संचालक थे यति यतन लाल। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन वैसे नहीं पूछा है, रायपुर याद रखिएगा। अगला है बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह, 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया गया दुर्ग में। ठीक, इस दौरान वही सामान्य काम है जिनको बार बार रिपीट किया जा रहा है, धरना देना, खादी प्रचार करना, झंडा फहराना, शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन करना, ये सामान्य कार्य थे जो कि लगभग हर एक जगह पे कॉमन थे। अगला है बंदी दिवस। बंदी दिवस 4 अगस्त 1932 को मनाया गया है। रायपुर में नेता थे बलदेव दुबे, और विभिन्न कार्यक्रमों का विरोध कर बंदी होना। मतलब पुलिस क्या करती थी, जैसे कि शराब दुकानों के सामने जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो लोग विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग आरोप लगा करके लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। तो लोग यहाँ पे वॉलंटरी गिरफ्तारी दे रहे थे, मतलब जानबूझ करके कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मतलब एक तरीके से जेल भरो आंदोलन कह सकते हैं। सभी लोग गिरफ्तार होना प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, और ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा था 2023 में। बंदी दिवस कब मनाया गया है? 4 अगस्त 1932 को। अगला है पत्र बम योजना। पत्र बम नाम से समझ में आ रहा है, लेटर जो लिखा जाता था पहले, तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल डाल देना जिसको खोलते ही वो आग पैदा करे या फट जाए। ठीक है, तो पत्र बम योजना क्या था? कुछ ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो ब्रिटेन के समर्थक या जो अंग्रेजों के समर्थक यहाँ पे जो चापलूस हुआ करते थे, कोई ज़मींदार हो गए, कोई राजा हो गए, उनको कुछ ऐसे चिट्ठी भेजा करते थे, इस प्रकार के केमिकल से भरे हुए चिट्ठी भेजते थे जिनको खोलते ही उनके आसपास धमाका हो जाता था। इसी को कहा गया है पत्र बम योजना। 1932 में चलाया गया, और राम नारायण मिश्र, इनका निकनेम था हर्षुल। तो राम नारायण मिश्र हर्षुल ने यह पत्र बम योजना संचालित किया था। इसमें फास्फोरस के टुकड़ों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, किस प्रकार से ये बम बनाया जाता था वो तो महत्वपूर्ण नहीं है। पत्र बम योजना कब चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, यह चीज़ याद रखना है। इसके अलावा बिलासपुर में मद्य निषेध कार्यक्रम, लगभग हर जिले में यह मद्य निषेध कार्यक्रम चल रहा था। अगला है नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण एक घटना है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन। ठीक है, गांधी जी सेकंड बार है जब छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। 22 से लेकर के 28 नवंबर की अवधि तक छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रवास रहा है। 1933 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में यह दौरा किया गया था। इस दौरे का या इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधी जी के द्वारा अछूतोद्धार कार्यक्रम को संचालित करना। इसमें सहयोगी के रूप में मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई भी छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी के साथ में। कौन कौन से स्थान जहाँ पे गांधी जी पहुँचे हैं? दुर्ग, रायपुर, वर्तमान बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, इन सभी जगहों पे गांधी जी ने भ्रमण किया था, या कह सकते हैं कि गांधी जी का प्रवास इन सभी जगहों से होकर के गया था। गांधी जी इन सभी जगहों पर पहुँचे थे।
इसी दौरान राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स, अब इनका नाम पूछ लिया गया है, शायद पिछले वर्ष के किसी एग्जाम में पूछा गया है स्मिथ पियर्स के बारे में। राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे स्मिथ पियर्स। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था भाषण देने के लिए। ठीक है, गांधी जी पहुँचे कब थे? 22 नवंबर को, गए कब? 28 नवंबर को। तो इस 6-7 दिन के जो ड्यूरेशन में कहाँ पे कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि हमको एक एक इवेंट के बारे में पूछा तो नहीं गया है, पर फिर भी हम एक एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि 22 नवंबर को रायपुर पहुँचे। ठीक है, रायपुर पहुँचे और यहाँ पे आमापारा, बूढ़ा तालाब, यहाँ सब जुलूस निकाला गया। 23 नवंबर को विक्टोरिया गार्डन, जिसका वर्तमान नाम मोती बाग है, यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी किए गए। 24 नवंबर को बिलासपुर पहुँचे, गांधी चौक में भाषण दिए और फिर वापस उसी दिन रायपुर लौट गए। 25 नवंबर को धमतरी पहुँचे, मकई बंद चौक में, और दाजी मराठी कन्याशाला में संबोधन दिए। इसके बाद में 26 नवंबर को बलौदा बाजार, सिमगा, ये सब एरिया में दौरा किए हैं। 27 नवंबर को भी कुछ अलग अलग एरिया में दौरा हुआ है और 28 नवंबर को सुबह बालाघाट के लिए रवाना हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि एक एक डेट में कहाँ गए, क्या क्या कार्यक्रम संचालित हुआ, उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये आपको कभी मेंस में लिखना हुआ तो उसके लिए 22 से 28 तक ये क्या क्या इवेंट थे उनके बारे में ब्रीफ में चर्चा कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बारे में फैक्ट नहीं पूछा गया है। ठीक, तो गांधी जी जब यहाँ पहुँचे तो अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए पहुँचे थे, लेकिन उनको ये पता चला कि छत्तीसगढ़ में जो सुंदरलाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं वो पहले ही राज्य में अछूतोद्धार कार्यक्रम चला चुके हैं। इसीलिए गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा को अछूतोद्धार के क्षेत्र में अपना गुरु कहा, अपना अग्रणी कहा। ठीक, और छत्तीसगढ़ के रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी जी की जो यात्रा थी, सेकंड यात्रा थी, इसको गांधी मीमांसा नाम के पुस्तक में वर्णन किया है। गांधी मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है? रामदयाल तिवारी। ये किताब लिखा गया है 1936 में। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है, गांधी मीमांसा के लेखक कौन है? रामदयाल तिवारी। किताब का लेखन कब हुआ है? 1936 में। गांधी जी आए कब थे? 1933 में। इसके अलावा मोती बाग की जो चर्चा हो रही थी, मोती बाग का पहले नाम हुआ करता था विक्टोरिया गार्डन। इसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर चुका हूँ। विक्टोरिया गार्डन, इसको वर्तमान में मोती बाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु साहित्य समिति के बारे में 1935 में स्थापित हुआ था, जो कि बिलासपुर में है। भारतेंदु साहित्य समिति, ठीक है, सेकंड फेज के बाद में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतेंदु साहित्य समिति बिलासपुर में है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रमुख नेता थे जिनका आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था 1933 के बाद में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन था। गांधी जी का भी सेकंड टाइम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी सेकंड टाइम था। 1935 में रायपुर आते हैं और इनके आने का पर्पस था 5वें शिक्षक सम्मेलन में शामिल होना। ठीक है, शिक्षकों का सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, शिक्षकों का सम्मेलन मतलब पढ़े लिखे लोगों का ही सम्मेलन हो रहा है जो कि आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे हैं। तो 5वें शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए थे 1935 में और ये इनका सेकंड टाइम था। पहली बार कब आए थे? तो पहली बार 1921 में आए थे असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है 1936 के आसपास में। दिसंबर लास्ट में आए थे। तो 1935 और कहीं पे 1936 का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो 1935 या 36 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और ये सेकंड शिक्षक सम्मेलन में शामिल हुए हैं। 5वें शिक्षक सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 6वें शिक्षक सम्मेलन में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर देखा जाए तो ये जो आपका ईयर है 1936 वाला, ये ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हर साल शिक्षक सम्मेलन हो रहा है तो 1935 में तो राजेंद्र प्रसाद पहुंचे थे और 5 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये 15-16 दिसंबर 1936 का टाइम रहा होगा।
हालांकि ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो 1936 ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। बाकी आप अपने स्वविवेक का यूज़ कर सकते हैं उस समय पे कौन सा ऑप्शन दिया है। हो सकता है कि 1936 दिया ही ना जाए ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप सिचुएशन हैंडल करिएगा। बाकी मैंने बताया कि 1935 में 5वें शिक्षक सम्मेलन में और 1936 में 6वें शिक्षक सम्मेलन में क्रमशः राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, ठीक। इसके अलावा अन्य घटनाओं में एक फैक्ट दिया है जहां से प्रश्न पूछा गया है। 1936 में जब दोबारा चुनाव होते हैं 1935-36 वाले, तो उस समय मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ई राघवेंद्र राव को मिला था, ठीक है। ई राघवेंद्र राव जो है वो मध्य प्रांत के पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे। इसके बारे में हमको और चर्चा मिलेगी। 1936 के बाद जब इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग लोग कौन कौन से पद पर थे, इनकी चर्चा हमको आगे देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आम चुनाव हुए हैं 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो अधिनियम आया इसके अंतर्गत अब चुनाव करवाने शुरू कर दिए गए थे, ठीक है। तो मध्य भारत या आपका सेंट्रल प्रोविंस वाले क्षेत्र से मध्य प्रांतीय चुनाव शामिल मध्य प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में आयोजित किए जाते हैं। और इसमें कौन कौन जीत करके आए हैं? ई राघवेंद्र राव बिलासपुर क्षेत्र से, मुंगेली क्षेत्र से रामगोपाल तिवारी, कटघोरा से अमर सिंह सहगल, जांजगीर से बैरिस्टर छेदीलाल, रायपुर से ठाकुर प्यारेलाल, सरायपाली से रविशंकर शुक्ल, धरसींवा से खूबचंद बघेल और महासमुंद से तामस्कर, वीवाई तामस्कर। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग वर्तमान समय की राजनीतिक संरचना के हिसाब से देखें तो अलग अलग विधानसभा से ये लोग चुन करके आए थे। हालांकि उस समय विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मध्य प्रांत के जो चुनाव थे उसमें ये सभी लोग चुन करके आए थे अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक। इसके बाद में अब इतने सारे लोग कांग्रेस से चुन करके आए हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस को अब एक मंत्रिमंडल का गठन करना है। तो जहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो है कि मंत्रिमंडल में किसको किसको कौन सा विभाग मिला हुआ था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अब यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री, एक्चुअली में ये मुख्यमंत्री के बराबर पद है। प्रधानमंत्री वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री होता है, राज्य के स्तर पर तो मुख्यमंत्री होता है। तो वहाँ पे जो मध्य प्रांत वाला क्षेत्र था उसके पीएम कहे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से 1935 या 37 या 1947 से पहले जो अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पे सीएम नहीं होता था, वहाँ पे पीएम होता था, ठीक। आज के समय का जो सीएम है उस समय के पीएम के जैसा है, ये मान के चलिए। और आज के समय का जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उस समय के गवर्नर जनरल के जैसा है, मान के चलिए, ठीक है। पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे वो वर्तमान आपके प्रधानमंत्री के जैसे हैं, जो कि सीधे आपकी किसको रिपोर्ट करते थे? ब्रिटेन के किंग या क्वीन को या वहाँ की पार्लियामेंट को, ठीक। तो कांग्रेस जब 1937 में चुनाव जीतती है तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है और सरकार बनाते हैं तो वो अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको चुनते हैं? डॉक्टर नारायण भास्कर खरे को। नारायण भास्कर खरे, इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में घनश्याम सिंह गुप्त चुने गए थे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में घनश्याम सिंह गुप्त चुने गए थे, जिनको छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने की वजह से इनको छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। शिक्षा मंत्री के रूप में थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इन्हीं तीनों के बारे में ज़्यादा करके प्रश्न पूछा गया है। हालांकि एक और नाम याद रखिएगा, वित्त मंत्री थे डी.के. मेहता। ये सभी किस लेवल पे काम कर रहे हैं? ये सभी राज्य के लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब मध्य प्रांत, जिसको कि सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, मध्य प्रांत एवं बरार कहा जाता था, जिसमें क्या क्या एरिया शामिल था? तो आपका महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, MPCG, ये सभी एरिया को मिला करके सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत एवं बरार कहा जाता था। इस एरिया में जो चुनाव हुए थे इसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ल और डी.के. मेहता, इनका नाम प्रमुख है। ये लोग चुनाव जीत करके आए थे और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक। इसके बाद में
एक योजना है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, विद्या मंदिर योजना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्या मंदिर योजना के समय में शिक्षा मंत्री कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पे बस एक ही बार इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, लेकिन ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। विद्या मंदिर योजना एक किसके समय में या किस शिक्षा मंत्री के समय में संचालित किया गया था? इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल इस समय शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा बाद में कांग्रेस में आपसी मतभेद की वजह से सरकार जो है वो टिक नहीं पाती है और डॉक्टर खरे को, ठीक है, किसको, जो सीएम थे इस समय, सीएम कहूँ या पीएम कहूँ दोनों एक ही चीज़ है इस समय, तो जो सीएम थे डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, तो खरे जी को यहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ जाता है। ठीक, इसके बाद में क्योंकि त्यागपत्र दिए हैं मतलब मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया है। अभी जो चुनाव जीत करके जो विधायक बने हैं ये लोग, तो विधायकी इनकी नहीं गई है, मतलब कांग्रेस के पास अभी भी बहुमत है, तो कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलता है और 29 जनवरी 1938 को कांग्रेस में नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। अब जब नए मंत्रिमंडल का गठन होता है तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं कह सकते हैं। ठीक, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 29 जुलाई 1938 को। पहली बार में मिस्टर खरे बने थे, मिस्टर खरे जो है वो मुख्यमंत्री बने थे और सरकार टिक नहीं पाई, त्यागपत्र देना पड़ा। फिर दोबारा इन्हीं की टीम जो है वो, जो कांग्रेस थी, उन्हीं को ही मौका मिलता है सरकार बनाने का और रविशंकर शुक्ल बहुमत सिद्ध कर लेते हैं, इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ठीक, अब जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल था? तो लगभग वही पुराने लोग थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, डीके मेहता, एसपी गोखले, सीजे भरूका, ये सभी इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। पर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो नाम, किसका नाम याद रखना है? प्रश्न पूछा जहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिमंडल जो नया बना था उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद में ये जो आपका पंडित रविशंकर शुक्ल का जो कार्यकाल यहाँ से शुरू हुआ था, तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भारतीय सेना को भी युद्ध में शामिल कर लिया था। लेकिन भारत के जो नेता हैं, भारतीय जो नेता थे, उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया था। इस चीज़ से नाराज होकर के पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकार बनी हुई थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में या सेंट्रल प्रोविंस में जो कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उसमें भारतीय सेना को बिना पूछे ही, बिना भारतीय जनता से या बिना भारत के प्रमुख नेताओं से चर्चा किए ही भारत के सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो रविशंकर शुक्ल जी का मंत्रिमंडल था इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जुलाई 1938 में कार्यक्रम इनका शुरू हुआ था और नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में की गई। ठीक है, इस राज्य में पहला स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में हुई थी। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी मैं चर्चा करता हूँ कि अलग अलग जगहों से एक एक फैक्ट उठा करके इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ड्रॉ किया जा सकता है, जहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट ठीक है, दो ठीक है, कि तीनों ठीक है, कि तीनों गलत है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको पूछेगा ऑप्शंस में। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा इन डेप्थ स्टडी की आवश्यकता होती है और फैक्चुअल नॉलेज आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा मंदिर योजना, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। जिस समय खरे प्रधानमंत्री बने थे या मुख्यमंत्री बने थे, उस समय शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और इस शिक्षा मंदिर योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो शिक्षा मंदिर योजना 1937 और शिक्षा मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के समय शुरू हुआ था। अगला है सेवा दल। सेवा दल जो है वो आपका जो कांग्रेस था, जो चुनाव में भाग ले रहा था, इनका प्रमोशन के लिए सेवा दल का गठन किया गया था 1938 में। कहाँ पे? खैरागढ़ में। ठीक है, अगला है स्टेट कांग्रेस की स्थापना। अभी हम चर्चा किए थे स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में छुई खदान में।
अगला है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। 1939 का समय है, 1938 का समय है। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये हरिपुरा कहाँ पे है? हरिपुरा है आपका वर्तमान आपका गुजरात में। ठीक है, तो कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन आयोजित होता है जो कि गुजरात में था। गुजरात में कब आयोजित हुआ है? 1938 में। और इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, जिसमें गोवर्धन राम ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राम नारायण मिश्र, रामदयाल तिवारी, हनुमान प्रसाद और ठाकुर छेदीलाल। ये कुछ लोग थे जो कि हरिपुरा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। हालांकि ये बिंदु या ये टॉपिक, हरिपुरा अधिवेशन वाला टॉपिक यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के हिसाब से ये उतना महत्व नहीं रखता है। इंडियन हिस्ट्री में यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से ये जगह का नाम और लोकेशन, आपका जो वर्ड्स है, ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन ये कहाँ पे हुआ है? तो त्रिपुरी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी के कलचुरी वंश पढ़े थे हमने, और वहीं से फिर रायपुर और रतनपुर में कलचुरी आए थे। तो त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है। त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ है तो यहाँ पे पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे का नाम प्रमुख है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हारमोनियम का एक, कह सकते हैं कि एक हारमोनियम बजा करके एक प्रस्तुति दी थी, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे संगीत समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, इसके अलावा इसके पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे के बारे में एक और प्रश्न पूछा गया है कि हारमोनियम बजाने की कौन सी शैली से संबंधित थे, या संगीत की कौन सी शैली से संबंधित थे। तो इस शैली का नाम है पलुस्कर शैली। ये सभी सीधे सीधे कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि पलुस्कर शैली किससे संबंधित है? पचकौड़ प्रसाद पांडे से। हारमोनियम वादक कौन थे? पचकौड़ प्रसाद पांडे। संगीत समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? पचकौड़ प्रसाद पांडे। ये कीवर्ड अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज इसमें तुक्का लगाने का स्कोप उतना नहीं रहता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पचकौड़ प्रसाद पांडे संगीत से संबंधित है, हारमोनियम वादक थे। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा हमने किया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो से चर्चा शुरू करेंगे। इस वीडियो में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन तक की चर्चा हम कर चुके हैं, त्रिपुरी अधिवेशन तक की चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमने प्रमुख जंगल सत्याग्रह के बारे में बात किया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात किया, प्रमुख नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन, जैसे कि गांधी जी का सेकंड आगमन था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का छत्तीसगढ़ आगमन था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आगमन था। इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखा, जो कि संभवतः इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।